नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिल्ली आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी संस्थान लेकर के आई है आपके लिए 30 कदम सीरीज, जिसमें मैं विजेंद्र कुमार डोंगरे लेकर के आया हूं आपके लिए मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग का हमारा आज का अगला टॉपिक, दैट इज एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन। एनालॉजी यानी समरूपता, सादृश्यता एंड क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। हम देखेंगे इस चैप्टर में हमें क्या करना पड़ता है। इसके पहले अब तक हमने मैथ्स के हमारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है और अब हमारी रीजनिंग की सीरीज भी चालू हो चुकी है। और रीजनिंग के पिछले क्लास में हमने हमारा टॉपिक नंबर 23 दैट इज सीरीज हमने कंप्लीट कर लिया। आज का हमारा टॉपिक है एनालॉजी। एनालॉजी का अर्थ होता है समरूपता। समरूपता मतलब समान रूप वाले। समरूपता को कभी कभी, एनालॉजी को कभी कभी हम समानता से भी देखते हैं, समानता नाम से भी जानते हैं इसे। समरूपता साथ ही साथ समानता, सादृश्यता भी कहा जाता है। सादृश्यता मतलब एक जैसे दिखने वाले। तो क्या होगा क्या इस चैप्टर में, आइए इस क्वेश्चन नंबर 1 की मदद से हम समझते हैं कि एनालॉजी चैप्टर में होता क्या है। कि प्रश्न इसके कुछ इस प्रकार आपको दिखेंगे कि जहां पर लिखा हुआ है सही विकल्प चुने जो समान संबंध दर्शाता है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच शोज द सेम रिलेशनशिप। सेम रिलेशनशिप का मतलब यहां पर आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें आपको 3 शब्द दिए जाएंगे। इस 3 शब्दों में पहला और दूसरा किसी तरीके से इंटरलिंक्ड है, किसी तरीके से इनमें कोई ना कोई संबंध है, और उन्हीं संबंध के आधार पर जो तीसरा शब्द पूछा गया है उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाएगा, कौन से विकल्प का चयन किया जाएगा, ये आपको इस पूरे चैप्टर में आपके बताना है। तो यही होता है एनालॉजी में, जहां पर एनालॉजी यानी समरूप, एक समान रूप वाले लोगों का चयन किया जाएगा, सादृश्यता समान दिखने वालों का चयन किया जाएगा, या समानता जिनका अर्थ समान तरीके से निकल करके आता है उनका चयन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम देखें तो हमें यहां पर 3 शब्द दिए गए हैं, पिकॉक, इंडिया और बियर। अगर हम देखें तो पिकॉक और इंडिया का एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है कि पिकॉक जो है वो इंडिया का नेशनल बर्ड है। पिकॉक की अगर बात करें तो वो इंडिया का क्या है, नेशनल बर्ड है। और अगर यहां पर हम तीसरे शब्द की ओर देखें तो तीसरा शब्द है बेयर, और बेयर क्या है, तो बेयर एक एनिमल है। तो बेयर के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि यहां पर हमसे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि अगर पिकॉक इंडिया का नेशनल बर्ड है तो बेयर किस कंट्री का नेशनल एनिमल है। तो किस कंट्री का नेशनल एनिमल है, तो याद रखिएगा बेयर जो है वो रशिया का नेशनल एनिमल है। तो इस हिसाब से अगर पिकॉक का संबंध भारत से है तो बेयर का संबंध किससे होगा, तो रशिया से होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि बॉटनी का संबंध है प्लांट से, तो एंटिमोलॉजी का संबंध किससे होगा। हिंदी में अगर इसे देखें तो वनस्पति विज्ञान का संबंध है पादप से, तो कीट विज्ञान का संबंध किससे होगा, तो बॉटनी का संबंध अगर प्लांट से, यानी बॉटनी क्या है, तो बॉटनी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो एंटिमोलॉजी क्या है, तो एंटिमोलॉजी इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। याद रखिएगा कीट विज्ञान जो है वो कीड़ों की पढ़ाई से संबंधित है। तो इस तरीके से वनस्पति का संबंध था पादप से, तो कीट विज्ञान का संबंध होगा कीड़ों से। बॉटनी इज टू प्लांट, इन द सेम वे एंटिमोलॉजी विल बी रिलेटेड टू इंसेक्ट्स। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी क्वेश्चन को देने का तरीका कुछ इस प्रकार का होता है, जहां पर हमें कह रहा है कि द वे ऑफ एक्सीडेंट इज कनेक्टेड विथ प्रिकॉशन, इन सिमिलर वे सिकनेस इज कनेक्टेड विथ होम। जिस तरह दुर्घटना सावधानी से जुड़ी है उसी तरह बीमारी किससे जुड़ी है। याद रखिएगा एनालॉजी के क्वेश्चंस दिखते बहुत आसान हैं, बट एग्जाम में होता यह है कि काफ़ी हमें घबराहट होती है, बहुत सारा टेंशन होता है, और इस टेंशन के बीच में कभी कभी बहुत आसान से क्वेश्चन जो है वो हमसे गलत हो जाते हैं। और समरूपता, समानता और वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, इस चैप्टर से अगर आप देखेंगे तो हर साल 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप पिछले साल का भी पेपर उठा करके देखेंगे तो आपको एनालॉजी चैप्टर से 3 सवाल देखने को मिलेंगे। तो इस साल भी उम्मीद है कि इस साल के पेपर में भी हमें एनालॉजी देखने को मिलेगा। तो यहां पर इस टॉपिक में मैंने आपके
पिछले प्रश्न पत्रों में जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रहे हैं उनमें जो जो सवाल पूछा है सबको यहाँ एक जगह ला करके रखा है मैंने, और उन्हीं से रिलेटेड कुछ नए सवाल भी यहाँ पर मैंने डाले हैं। आइए बात करते हैं इस सवाल की, जहां पर कह रहा है कि दुर्घटना सावधानी से जुड़ी है, उसी तरह बीमारी किससे जुड़ी है। तो देखिए, दुर्घटना और सावधानी का संबंध समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि जिस तरीके से अगर हम सावधानी बरतें तो दुर्घटना को जो है टाला जा सकता है, उसी तरीके से किस तरीके से हम बीमारी को टाल सकते हैं। तो अगर हम सफाई बरतें, अगर हम क्लेanलीनेस रखें, तो डेफिनेटली वी कैन अवॉइड सिकनेस। एक्सीडेंट का संबंध प्रिकॉशन से था, यानी कि प्रिकॉशन अगर आप रखेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार अगर आप क्लेanलीनेस यानी सफाई रखते हैं तो आपको बीमारी नहीं होगी। तो यहां पर बीमारी का संबंध किससे होगा? सफाई से होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? सफाई होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। जिस प्रकार न्याय का संबंध न्यायालय से है, इनमें से कौन सा स्कूल से संबंधित होगा? न्याय का संबंध न्यायालय से है, यानी कि हम जानते हैं कि कोर्ट में हमें क्या मिलता है? जस्टिस मिलता है। कोर्ट में हमें क्या मिलता है? जस्टिस मिलता है। तो स्कूल में हमें क्या मिलेगा? तो स्कूल में हमें एजुकेशन मिलेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एजुकेशन होगा। याद रखिएगा, कोर्ट की अगर आप बात करें तो कोर्ट भी तो एक काइंड ऑफ अ सॉर्ट ऑफ अ सर्विस सेंटर है, जहां पर आपको क्या सर्विस मिलती है? तो आपको वहां पे जस्टिस मिलता है। ठीक उसी प्रकार स्कूल जो है, या स्कूल यानी हमारा क्या कहना चाहिए, स्कूल हिंदी में जिसे हम कहते हैं शाला, शाला में हमें कौन सी सर्विस मिलती है? तो वहां पर हमें शिक्षा प्राप्त होती है। तो स्कूल का संबंध किससे होगा? तो एजुकेशन से होगा। बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि कथक इज रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश इन द सेम वे ओडिसी इज रिलेटेड टू। देखा जाए तो यहां पर कथक जो है वो एक डांस फॉर्म है, और कथक इज अ डांस फॉर्म ऑफ नॉर्थ इंडिया। हम ये जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया, और नॉर्थ इंडिया में भी कहाँ का? तो नॉर्थ इंडिया में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का। यूपी का एक डांस फॉर्म है, फेमस डांस फॉर्म है हमारा कथक। तो ठीक उसी प्रकार ओडिसी कहाँ का डांस फॉर्म है? तो ओडिसी से आप रिलेट कर सकते हैं ओडिशा से। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ओडिशा होगा। तो करेक्ट आंसर विल बी कथक इज रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश इन द सेम वे ओडिसी इज रिलेटेड टू ओडिशा होगा। ठीक है, तो कभी कभी जो है डांस फॉर्म से भी हमको क्वेश्चन पूछता है। तो हमें हमारे अलग अलग जो डांस फॉर्म है, जैसे कि असम की बात कर ले तो बिहू है, गरबा की बात कर ले तो गुजरात है, तो इस प्रकार हमें डांस फॉर्म भी याद रखना होगा, क्योंकि डांस फॉर्म से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जस्ट एज स्कूल इज रिलेटेड टू एजुकेशन इन द सेम वे विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हॉस्पिटल। अगर जिस प्रकार स्कूल का संबंध शिक्षा से है, उसी प्रकार चिकित्सालय का संबंध क्या होगा? तो सबसे पहले तो स्कूल और शिक्षा में आप संबंध निकालें कि स्कूल और शिक्षा, जैसा हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि स्कूल जो है वो एक काइंड ऑफ अ सर्विस सेंटर है, जहां पर किस प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं? तो वहां पर शिक्षा दी जाती है। तो स्कूल में हमें क्या होता है? शिक्षा दी जाती है। वैसे ही चिकित्सालय यानी बात कर रहे हैं हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल में किस प्रकार की सर्विसेज मिलती हैं? तो हॉस्पिटल में हमें ट्रीटमेंट मिलता है, इलाज मिलता है। तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में सबसे सही विकल्प क्या होगा? ट्रीटमेंट होगा। देखिए, हॉस्पिटल में डॉक्टर तो मिलता है, पेशेंट भी मिलता है, मेडिसिन भी मिलता है, पर यहां पर बात हो रही थी टाइप ऑफ सर्विस की। स्कूल में कैसा सर्विस मिलता है? एजुकेशन का। तो हॉस्पिटल में कैसा सर्विस मिलता है? ट्रीटमेंट का। तो सही आंसर यहां पर क्या होगा? ट्रीटमेंट होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिस प्रकार सभा का संबंध सभापति से है, सभा का संबंध सभापति से है, मीटिंग इज टू
chairman. In the same way, which of the following is related to newspaper? न्यूज़पेपर का संबंध किससे होगा? आइए सबसे पहले सभा और सभापति का संबंध हम समझते हैं। जब भी बात करते हैं आप सभा की, किसी भी सभा की, तो उस सभा का एक प्रमुख होता है जिसे हम क्या कहते हैं? सभापति कहते हैं। यानी कि यहां पर बात कर रहा है किसकी? प्रमुख की। बात कर रहा है किसकी? हेड की। तो सभा का हेड कौन है? सभापति। तो न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र, तो समाचार पत्र का हेड कौन होता है? तो समाचार पत्र का हेड होता है एडिटर इन चीफ। तो ऑप्शन में यहां पर एडिटर इन चीफ नहीं दिया है, एडिटर दिया है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एडिटर हो जाएगा। याद रखिएगा, सभा का हेड सभापति है, तो न्यूज़पेपर का हेड कौन होगा? एडिटर होगा। स्कूल दिया होता तो स्कूल का हेड कौन होता? प्रिंसिपल होता। तो इस तरीके से हम हमारे दिए गए संबंधों के आधार पर ही पूछे गए शब्द के लिए हम उत्तर बताएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिस प्रकार कार का संबंध पेट्रोल से है, जिस प्रकार कार का संबंध पेट्रोल से है, उसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन टेलीविजन से संबंधित होगा? तो आइए सबसे पहले जरूरी है कि कार और पेट्रोल का संबंध समझना कि कार पेट्रोल से कैसे संबंधित है। तो कार को चलाने के लिए हमें पेट्रोल की आवश्यकता होती है। यानी यहां पर बात कर रहा है एनर्जी सोर्स की। किसकी बात कर रहा है? तो सोर्स ऑफ एनर्जी की या एनर्जी सोर्स की, कि कार का एनर्जी कहां से आता है? तो कार को एनर्जी मिलता है उसके पेट्रोल से। ठीक उसी प्रकार टेलीविजन, तो टेलीविजन का सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? तो टेलीविजन का सोर्स ऑफ एनर्जी देखिए, ऑप्शन देखिए, रिमोट, इलेक्ट्रिसिटी, केबल, व्यूअर्स। तो करेक्ट आंसर होगा, सोर्स ऑफ एनर्जी की बात हो रही है तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी। अगर यहां पर बात करता कि कार का संबंध स्टीयरिंग से, तो हम कहते टेलीविजन का संबंध फिर किससे होगा? रिमोट से, क्योंकि कार को स्टीयरिंग की मदद से कंट्रोल किया जाता है, टेलीविजन को रिमोट की मदद से कंट्रोल किया जाता है। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि जो दिए गए शब्द हैं, जो उदाहरण के रूप में हमें दिया गया है, उनका क्या संबंध है, और उसी के आधार पर हम पूछे गए शब्द के लिए हम संबंध बताएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अल्फाबेट का संबंध है किससे? वर्ड से। तो वर्ड का संबंध किससे होगा? देखिए, वर्ड क्या होता है? तो वर्ड, कोई भी वर्ड अल्फाबेट से मिलकर के बनता है, यानी कि बेसिक यूनिट की बात कर रहा है। वर्ड्स का निर्माण किनसे होता है? अल्फाबेट से। तो वर्ड्स से किसका निर्माण होता है? अल्फाबेट से वर्ड बना, तो वर्ड से क्या बनेगा? तो आंसर होना चाहिए सेंटेंस। आंसर क्या होना चाहिए? सेंटेंस। वर्ण से शब्द बना, शब्द से वाक्य बनेगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? वाक्य होगा। इसका सही आंसर है वाक्य। देखिए, अल्फाबेट से वर्ड बना, वर्ड से वाक्य बना, वाक्य से क्या बोलना चाहिए? पैराग्राफ बनता है, गद्यांश बनते हैं, पैराग्राफ से चैप्टर बनेगा, चैप्टर से यूनिट बनेगा, यूनिट से किताब बनेगी, और किताबों से लाइब्रेरी बनेगा। याद रखिएगा कि अगर लाइब्रेरी यहां पर दिया होता तो लाइब्रेरी का बेसिक यूनिट एक बुक होता है, ठीक है? तो लाइब्रेरी इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ मेनी बुक्स। तो लाइब्रेरी का बेसिक यूनिट क्या होता है? बुक होता है। वैसे ही यहां पर अल्फाबेट जो था वो बेसिक यूनिट है किसका? वर्ड का। तो वर्ड किसका बेसिक यूनिट होगा? तो वर्ड होता है सेंटेंस का। करेक्ट आंसर होगा हमारा वाक्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हु इज लाइक डायमंड, एमराल्ड, सफायर? कौन वैसा ही है जैसे हीरा, पन्ना और पोखराज? तो हीरा, पन्ना और पोखराज, इनकी जब आप बात करते हैं तो आप बात कर रहे हैं यहां पर स्टोन की। किसकी बात कर रहे हैं आप? स्टोन की। और दिए गए विकल्पों में हम जानते हैं कि रूबी जो है वो एक स्टोन है। रूबी क्या है? तो रूबी एक स्टोन है। हम सभी जानते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कोरेंडम से हमारे रूबी का निर्माण होता है। तो रूबी क्या है? तो रूबी इज अ स्टोन। तो डायमंड, एमराल्ड और सफायर के जैसा कौन है? तो इनके जैसा रूबी है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा माणिक्य यानी रूबी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोहार का संबंध पहिए से है तो सोनार का संबंध किससे होगा? लोहार का संबंध अगर पहिए से है तो सोनार का संबंध किससे होगा? बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए देखेंगे और बोलेंगे कि लोहार का संबंध पहिए से तो सोनार का संबंध सोने से होगा। बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा समझिएगा।
लोहार जो है वो कौन होता है? तो लोहार किसे कहते हैं? तो जो लोहे का काम करता है, लोहे के मदद से वो अनेक उपकरणों का निर्माण करता है। लोहार क्या करता है? तो लोहे का काम करता है, लोहे से अलग अलग उपकरणों का निर्माण करता है, और उन्हीं उपकरणों में एक उपकरण है पहिया। तो लोहार क्या कर रहा है? पहिए का निर्माण कर रहा है। ठीक उसी प्रकार सोनार जो है वो सोने का काम करता है, सोने के अलग अलग आभूषणों का निर्माण करता है, और उनमें क्या कोई आभूषण आपको दिया हुआ है? तो बिल्कुल आपको अंगूठी दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कि लोहार का संबंध पहिए से, तो सोनार का संबंध अंगूठी से होगा, ना कि सोने से होगा। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि पहले ना आप जो है संबंध निकालिए, संबंध निकालिए, उसके बाद विकल्प देखिए। कभी भी पूछे गए शब्द के लिए डायरेक्ट ऑप्शन मत देखिएगा, धोखा हो सकता है। बहुत सारे बच्चे सोनार देख के सोना करेंगे, पर सोना गलत आंसर होगा, सही आंसर होगा अंगूठी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि डॉक्टर का संबंध अगर पेशेंट से होगा तो पॉलिटिशियन का संबंध किससे होगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। डॉक्टर का संबंध पेशेंट से तो पॉलिटिशियन का संबंध किससे होगा? चिकित्सक का संबंध रोगी से तो राजनीतिज्ञ का संबंध किससे होगा? यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है हमको ये चिकित्सक और रोगी के बीच के संबंध को समझना कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच का रिलेशन क्या है। तो यहां पर बात आ रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कौन किसके प्रति उत्तरदायित्व है, किसका किसके प्रति उत्तरदायित्व है। तो यहां पर डॉक्टर जो है वो पेशेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डॉक्टर की जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? तो पेशेंट के प्रति होती है। तो आप बताएं पॉलिटिशियन की जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? यहां पर आपको दो ऑप्शंस में डाउट हो सकता है। आपको लगेगा कि वोटर होगा क्या, और आपको पब्लिक में भी लगेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर जो है वो पेशेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो पॉलिटिशियन जो है वो पब्लिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पब्लिक होगा। जैसे कि अगर बात करें पॉलिटिशियन में, अगर हम बात कर लें हमारे मुख्यमंत्री की ही बात कर लें, तो मुख्यमंत्री पूरे राज्य के लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना कि उनके लिए जिन्होंने उनको वोट दिया है। तो इसी से अंदाजा लगा ले कि डॉक्टर का संबंध पेशेंट से, तो पॉलिटिशियन का संबंध पब्लिक से होगा, ना कि वोटर। वोटर कहने से क्या हो जाता है कि वो व्यक्ति जो क्या कह सकते हैं वोट डाल सकता है। तो वोट डालने में तो सिर्फ 18 साल और उसके ऊपर के लोग ही आ सकते हैं। तो क्या पॉलिटिशियन सिर्फ उन्हीं के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? नहीं, पॉलिटिशियन सभी के लिए, बूढ़े बच्चे जवान सबके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए हम कहेंगे कि पॉलिटिशियन का यहां पर संबंध किससे होगा? पब्लिक से होगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। भूख का संबंध किससे होगा? तो फूड का संबंध है किससे? भूख से, यानी कि भोजन का संबंध है भूख से। तो भोजन कब लिया जाता है? जब भूख लगती है, या ऐसा भी कह सकते हैं हम कि भूख जब लगती है तो भोजन लिया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार क्या कहेंगे? क्या प्रोटीन सेहत होगा? बिल्कुल नहीं। क्या प्यास पानी होगा? ये भी नहीं होगा। सही आंसर होगा पानी का संबंध किससे? प्यास से, क्योंकि भूख लगती है तो क्या लेते हैं? भोजन लेते हैं। ठीक उसी प्रकार प्यास लगेगा तो क्या लेंगे? पानी लेंगे। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। ताला का संबंध चाबी से, तो अपराध का संबंध क्या होगा? ताला का संबंध चाबी से, तो अपराध का संबंध क्या होगा? तो अपराध का संबंध आप देखेंगे अपराधी है, आप बोलेंगे अपराधी आंसर होगा, अपराधी गलत आंसर होगा। संबंध तो समझिए, ताला और चाबी में क्या संबंध है कि ताले को चाबी की मदद से खोला जाता है। यहां पर ताला जो है वो चाबी की मदद से खोला जाता है। ठीक उसी प्रकार क्राइम कैसे खोला जाता है, या क्राइम कैसे निकल करके आता है? तो क्राइम निकल करके आता है जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा इन्वेस्टिगेशन, यानी ऑप्शन नंबर डी, जांच हमारा सही आंसर होगा। अगर जांच होगा ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि क्राइम हुआ है? तो इसीलिए तो ताला का संबंध चाबी से, तो क्राइम का संबंध इन्वेस्टिगेशन से होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विंबलडन ट्रॉफी का संबंध टेनिस से, तो वॉकर कप का संबंध किससे होगा? तो यहां पर जो है अलग अलग खेलों के ट्रॉफी से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि टेनिस के एक टूर्नामेंट का नाम क्या है? विंबलडन, और विंबलडन में विंबलडन ट्रॉफी दी जाती है। तो विंबलडन ट्रॉफी का संबंध है किससे? टेनिस से। तो ठीक उसी प्रकार वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? तो यहां पर
जानना पड़ेगा हमें कि वॉकर कप जो है वो गोल्फ से रिलेटेड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गोल्फ होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। प्लेयर का संबंध किससे है? टीम से है। तो शिप का संबंध क्या होगा? किससे होगा? तो प्लेयर जो है यानी खिलाड़ी, खिलाड़ी का टीम से कैसा संबंध है कि जब बहुत सारे खिलाड़ी मिल जाते हैं ना तो उनको एक साथ एक टीम कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार जब बहुत सारे शिप एक साथ मिल जाते हैं ना तो उनको फ्लीट कहा जाता है। हिंदी में इसे जहाजी बेड़ा कहा जाता है। तो जब बहुत सारे जहाज एक जगह पर हों तो उसे हम क्या कहते हैं? जहाजी बेड़ा, यानी इंग्लिश में उसे हम फ्लीट कहते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, डंडा का संबंध दंड से तो पुरस्कार का संबंध किससे होगा? डंडा का संबंध दंड से और पुरस्कार का संबंध हमसे पूछ रहा है। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे से समझना कि डंडा और दंड कैसे रिलेटेड है। तो ध्यान रखिएगा कि डंडा दंड से इस प्रकार रिलेटेड है कि हम डंडा कब मारते हैं भाई? तो हम डंडा इसलिए मारते हैं क्योंकि हमें दंड देना है। हम दंड क्यों देते हैं? ताकि वो चीज दोबारा ना की जाए। जिस भी गलती के लिए हम उसे डंडा मार रहे हैं या दंड दे रहे हैं वो दोबारा ना की जाए। तो डंडा का दंड से संबंध ये है कि ये समझाने के लिए दोबारा ये चीज ना करना। लेकिन पुरस्कार हम क्यों देते हैं? तो पुरस्कार हम डेफिनेटली सम्मान देने के लिए तो देते हैं, पर उससे भी बेटर आंसर यहां पर मौजूद है। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोत्साहन के लिए, यानी इंसेंटिव के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए कि ऐसा और करो और करो। तो किसी भी काम के लिए अगर पुरस्कार दिया जाता है तो नो डाउट सम्मान तो किया जा रहा है, पर सम्मान से भी इंपॉर्टेंट है कि लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि आप भी ऐसा करें, या जो व्यक्ति करता आ रहा है उसको सम्मान दिया जा रहा है ताकि आप और ऐसा करें। तो सम्मान तो एक आंसर हो सकता है, पर बेटर आंसर यहां पर प्रोत्साहन, दैट इज इंसेंटिव होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर यहां पर इंसेंटिव होगा। आगे आ जाते हैं। रेडियो का संबंध लिसनर्स से तो मूवीज का संबंध किससे होगा? तो रेडियो सुनने वालों को श्रोता कहा जाता है। तो मूवी देखने वालों को क्या कहा जाता है? तो मूवी देखने वालों को ऑडियंस कहा जाता है। हिंदी में इसे दर्शक कहा जाता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया यहां पर। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच रिप्रेजेंट द सेम रिलेशनशिप एज द फर्स्ट टू। 3252 का रिलेशन है 4044 से, तो 5757 का रिलेशन किससे होगा? बहुत ही बढ़िया सवाल। तो देखिए रेशियो एंड प्रपोर्शन मत समझ लीजिएगा, ये जो है ये एनालॉजी का क्वेश्चन है कि 3252 का संबंध अगर 4044 से है, उसी प्रकार 5757 का संबंध किससे होगा, ये हमको बताना है। तो देखिए यहां पर अगर हम ध्यान दें तो अंकों का योग अगर मैं लिखूं तो 3 2 5, 5 और 5 10, 10 और 2 12 होगा। तो यहां पर डिजिट सम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यहां पर अगर ध्यान दें तो 4 4 8 4 12, इनका भी योग कितना हुआ? 12। ठीक उसी प्रकार यहां पर आप सम निकाल लें तो 5 7 12 और 12 हो जाएगा कितना? 24। तो इसका संबंध उसी से होगा जिसके अंकों का योग 24 होगा। आइए इसके अंकों का योग देखते हैं। तो यहां पर अंकों का योग 27 होगा। यहां पर निकाल लेते हैं तो यहां पर अंकों का योग 23 होगा। यहां पर निकाल लेते हैं तो यहां अंकों का योग 24 आया, और इसका अगर आप निकालें तो अंकों का योग 25 आएगा। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो अंकों के योग के आधार पर हमने यहां पर समानता ढूंढा। बढ़ेंगे फिर अगले प्रश्न की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 20 में 32 का रिलेशन 896 से दिया है। 41 का रिलेशन किससे होगा? अगर 53 का रिलेशन 2597 से दिया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए ध्यान दीजिएगा, हमको दो एग्जाम्पल दिया है। एक कह रहा है कि 32 का रिलेशन है 896 के साथ, और हमें दिया हुआ है एक एग्जाम्पल और कि 53 का रिलेशन है 2597 के साथ। सबसे पहले तो आप इनके रिलेशनशिप को समझें। अगर आप 896 को 32 से डिवाइड करते हैं तो ये पूर्णतः विभाजित होगा, यानी कि कंप्लीटली डिविजिबल है। कितने बार में जाएगा? तो भागफल आएगा 28। यानी कि ये भी कह सकता हूं कि 32 का गुणा अगर 28 से करूं
तो 896 आएगा। अच्छा, इसी श्रृंखला में अगर हम देखें तो अगर मैं 2597 को 53 से डिवाइड करूं तो ये भी कंप्लीटली डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? तो ये 49 से डिविजिबल है, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 53 इंटू 49 करूंगा तो 2597 आएगा। तो इस हिसाब से आप एक चीज देखिए, यहां 32 है, यहाँ 28 है, यहाँ 53 है, यहाँ 49 है। कहने का मतलब कमी है अगर, तो कितने की कमी है? 4 की कमी है। यहाँ पर भी कमी है, कितने की? 4 की कमी है। तो ठीक उसी प्रकार 41 का संबंध किससे होगा कि 41 का गुणा करो 37 से। 41 का गुणा करो किससे? 37 से। और 41 का गुणा अगर आप 37 से करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1517। 1517 हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। वह संख्या समूह ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित संख्या समूह के सबसे अधिक समान है। सबसे अधिक समान है का मतलब सबसे निकट है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 15, 22, 36, 15 और 22 का अंतर है 7, 22 और 36 का अंतर है 14, तो अंतर डबल हुआ। यहाँ पर अगर देखें तो अंतर 4 है, यहाँ पर अंतर क्या है? 8 है, अंतर डबल हुआ। यहाँ पर अगर देखें तो अंतर 5 है, यहाँ भी अंतर 5 है। यहाँ अंतर 7 है, यहाँ भी अंतर 7 है। यहाँ अंतर 7 है और यहाँ अंतर 4 है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे अधिक समान है दिए गए हमारे उदाहरण पर। जो एग्जाम्पल हमको दिया है उसके सबसे क्लोज कौन सा है? तो उसके सबसे क्लोज 8, 12, 20 है, क्योंकि अंतर डबल हो रहा है। यहाँ भी अंतर डबल हो रहा है, यहाँ भी अंतर डबल हो रहा है। तो हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुने जो पहले दो संख्याओं के बीच साझा किए गए समान संबंध का अनुसरण करती है। 18 का संबंध 27 से, तो 22 का संबंध किससे होगा? ध्यान दीजिएगा, 18 का संबंध दे दिया है किससे? हमको 27 से, और पूछ रहा है कि 22 का संबंध किससे होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि देखा जाए तो 18 की बात कर लो तो 27 की बात कर लो। 18 और 27 जो है वो 9 के मल्टीपल्स हैं, गुणज हैं। तो 9 दूनी 18 और ठीक उसी प्रकार 9 तिया 27। तो यहाँ पर जो हमको पूछ रहा है, माफ करिएगा इसको सुधार ले, यहाँ पर है 22। यहाँ पर क्या है? 22। तो 22 किसका गुणज है? तो 22 है 11 दूनी 22। तो अब क्या आप आंसर बता पाएंगे क्या? 9 दूनी 18 हुआ, 9 तिया 27 हुआ, 11 दूनी 22 है, तो 11 तिया कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर 33 होना चाहिए। दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन बी मैच कर रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 33 होगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में लुप्त पद क्या है? यहाँ पर हमको ये जो @ दिया हुआ है ना, इसके स्थान पर क्या आएगा ये बताना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। ACPQ दिया है और इसका संबंध दिया है BESU से। तो A से B हो गया, C के बाद D ना होकर E हो गया, फिर PQR ना होकर S हो गया, और Q के बाद QLMNOPQRST ना होकर U हो गया। तो देखिए क्या कर रहा है, सबसे पहले +1 किया। अगर मैं आपको इसको और थोड़ा डिटेल में बताऊं, पोजीशन वैल्यू की मदद से बताऊं, तो A होता है 1, C होता है 3, P होता है 16, Q होता है 17, B होता है 2, E होता है 5, S होता है 19 और U होता है 21। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो A से B किया यानी +1 किया, 3 से 5 किया +2 किया, 16 से 19 किया +3 किया, और 17 से 21 किया +4 किया। तो बस यही रिलेशन अप्लाई कर दीजिए MNGI पर। MNGI
आई पर अप्लाई कर दीजिए तो m यानी 13, 13 में +1 यानी 14, 14 का मतलब n होता है। n यानी 14, 14 में +2 यानी 16, तो यहाँ पर p होता है। तो देखिए ऑप्शन में NP तो ये वाला ऑप्शन हमारा कट जाएगा। आगे और सॉल्व कर लेते हैं। G का मतलब क्या होता है, तो G का मतलब होता है 7, तो 7 में +3 यानी 10, और 10 का मतलब है J आना चाहिए। क्या NP J से हमको मिला, तो ये वाला ऑप्शन भी खत्म। आगे आ जाते हैं, I में आ जाते हैं, तो I हमारा कितना होता है, तो I होता है 9, और 9 में +4 करोगे तो 13, और 13 का मतलब तो M होता है। तो हमको मिला शब्द हमारा NPJM। NPJM से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 अगर आप देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा विषम है। कुछ तारीख दी गई है, उन तारीखों में हमें बताना है कि विषम कौन है। तो ध्यान देते हैं, तो 23 जनवरी की तारीख अगर आप याद करें तो ये हमारे माननीय सुभाष चंद्र बोस जी का डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, ये इनका डेट ऑफ बर्थ है, या ऐसा बोलना चाहिए कि 23 जनवरी को उनका बर्थडे आता है। ठीक है, 23 जनवरी को उनका बर्थडे आता है। अगर हम बात करें 30 जनवरी की, तो 30 जनवरी के बारे में हम ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ही दुखद घटना हुई थी कि जहां पर महात्मा गांधी जी की क्या हो गया था, मर्डर हो गया था। उनको इस तारीख को गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये तो जो है वो डेथ एनिवर्सरी का डे है, डेथ एनिवर्सरी। आगे बात करते हैं अगले तारीख की, 5 सितंबर, जिसे हम टीचर्स डे के नाम से जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का ये बर्थडे है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भी क्या है, बर्थ, उनका जन्मदिन आता है। पहला वाला भी क्या था, बर्थडे था। लास्ट वाले पे भी आ जाते हैं भाई। लास्ट वाला है 14 नवंबर, और 14 नवंबर तो सबको ही हम जानते हैं कि हम इसे जवाहरलाल नेहरू जी के, जवाहरलाल नेहरू जी के बर्थडे के रूप में, एज अ चिल्ड्रंस डे के रूप में इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो देखा जाए तो 3 लोगों के बर्थडे दिया है, जबकि एक का क्या है, डेथ एनिवर्सरी। तो हम कह सकते हैं कि यही सबसे अलग आंसर है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। कार्बन का संबंध डायमंड से, तो कोरेंडम का संबंध, तो कोरेंडम का संबंध किससे होगा भाई, तो यहाँ पर कार्बन का संबंध है किससे, डायमंड से। तो कोरेंडम का संबंध किससे होगा, तो कार्बन का संबंध है डायमंड से, क्योंकि डायमंड का निर्माण जो है वो कार्बन से ही होता है। तो ठीक उसी प्रकार कोरेंडम, कोरेंडम जिसे हम क्या कहते हैं, तो ये एक अयस्क है, ये एक मिनरल है जिसमें से Al2O3 प्राप्त होता है। और कोरेंडम से क्या निर्माण होता है, तो कोरेंडम से रूबी का निर्माण होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, रूबी होगा। याद रखिएगा, कार्बन से निर्माण होता है किसका, कार्बन से निर्माण होता है डायमंड का, तो कोरेंडम से निर्माण होता है रूबी का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी रूबी के रूप में इसे हम जानते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इससे मैं अगर आपसे सवाल पूछूं तो आपने छत्तीसगढ़ में इसको पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ कोरेंडम कहाँ पाया जाता है। तो बीजापुर यानी दक्षिण बस्तर में, जहाँ पे हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो दक्षिण पार्ट है हमारा, दक्षिण बस्तर, और दक्षिण बस्तर में भी अगर हम बात करें किस क्षेत्र की, तो बीजापुर वाले क्षेत्र में हमें ये कोरेंडम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। आगे आ जाते हैं, आई का मायोपिया से, तो टीथ का संबंध किससे होगा, तो आई इज टू मायोपिया, ये हमको दिया हुआ है। तो याद रखिएगा कि आई और मायोपिया, ये देखा जाए तो ये एक प्रकार की उसकी डिसीज है। तो टीथ का डिसीज का नाम क्या है, तो टीथ के डिसीज का नाम है, याद रखिएगा, पायोरिया। पायोरिया जो है वो टीथ डिसीज का नाम है, जहां पर हमारे मसूड़े जो है वो कमजोर हो जाते हैं और एक माउथ में बहुत फाउल सी स्मेल आती है, पायोरिया।
तो पायोरिया याद रखिएगा वो टीथ से रिलेटेड है, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, टीथ होगा। वहीं बात करें कैटरैक्ट की, तो कैटरैक्ट भी जो है वो एक प्रकार का आंखों की ही बीमारी है जिसे हम मोतियाबिंद के नाम से भी जानते हैं। ट्रैकोमा जो है वो आंखों में जैसे कभी कभी हो जाते हैं ना, हमको लाल होने लग जाता है, जैसे कंजंक्टिवाइटिस होता है, तो वैसे एक ट्रैकोमा है जहाँ पर आंखें बहुत लाल हो जाती हैं। और एक्जीमिया तो आप सभी जानते हैं कि एक स्किन डिसीज है जहाँ पर हमें स्किन में बहुत ज़्यादा खुजली होती है, तो ये भी आँख का है, ये भी आँख का है, और ये जो है वो स्किन का डिसीज़ है। जबकि पायोरिया जो है वो एक टीथ का डिसीज़ है, हमारे मुंह का एक डिसीज़ है जिसमें हमारे मसूड़े जो है वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और मुंह से हमारे बहुत ही एक फाउल स्मेल आती है। ठीक है, तो याद रखिएगा टीथ का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पायोरिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सही विकल्प चुने जो समान संबंध दर्शाता है। माइक्रोफोन का संबंध यहाँ पर बता रहा है किससे, लाउड से, तो माइक्रोस्कोपिक का किससे होगा। तो माइक्रोफोन यानी कि माइक, जो माइक हम यूज करते हैं माइक्रोफोन, वो आवाज को क्या कर देता है, लाउड कर देता है, बड़ा कर देता है। ठीक उसी प्रकार माइक्रोस्कोप जो है वो छोटी छोटी चीजों को बहुत मैग्नीफाई कर देता है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मैग्नीफाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, मैग्नीफाई। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, शब्दों का विषम युग्म चुने। विषम युग्म का मतलब वो युग्म जो अलग ही बात कर रहा है। अगर देखा जाए तो वॉल्यूम का संबंध लीटर से, प्रेशर का बैरोमीटर से, लेंथ का मीटर से, रेजिस्टेंस का ओम से, तो विषम कौन है। तो देखिए संबंध पे आते हैं। वॉल्यूम का अगर हम बात करें तो वॉल्यूम का एक मेजरिंग यूनिट है लीटर, वॉल्यूम को लीटर से मेजर किया जाता है। लेंथ की बात करें तो लेंथ को मीटर में नापा जाता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस को हम ओम से नापते हैं। पर प्रेशर और बैरोमीटर ये सबसे अलग है। देखा जाए तो प्रेशर मेजर करने के लिए एक डिवाइस का नाम जरूर है बैरोमीटर, पर वो उसका यूनिट नहीं है। प्रेशर का यूनिट अगर हम देखें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल के रूप में जिसे हम जाते हैं, या फिर प्रेशर का कभी कभी बड़ा यूनिट भी अगर हम बात करें तो प्रेशर के बड़ा यूनिट क्या होता है, तो प्रेशर का बड़ा यूनिट बार होता है, जिसे हम 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं ना। तो याद रखिएगा कि प्रेशर का ये एक मेजरिंग डिवाइस है, पर बाकी जो चीजें हैं वो उनके यूनिट्स की बात कर रहा है, यही अलग है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द ऑड वन आउट। विषम को चुने। तो यहां पर हमको दिया हुआ है ऑप्शन में फिश, फ्रॉग, क्रोकोडाइल एंड टर्टल। लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा, टर्टल। तो ऐसे में हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर हमारा होगा, कंफ्यूज मत होइए, यहां पर सही आंसर है फिश। फिश हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्यों हमारा फिश करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जब आप बात करते हैं फ्रॉग, क्रोकोडाइल एंड टर्टल्स की, तो आप बात कर रहे हैं एम्फीबियंस की। आप ऐसे जानवरों की बात कर रहे हैं, जानवरों बोल लो, या फिर ऐसे कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं जो लैंड में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, जो टेरेस्ट्रियल भी हैं और एक्वेटिक भी हैं। जो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों होते हैं उन्हें हम कहते हैं एम्फीबियंस। तो यहाँ पर हम देखा जाए तो ए, बी और सी जो है वो कहीं ना कहीं एम्फीबियंस को इंडिकेट करते हैं, जबकि हमारा फिश जो है वो प्योरली एक्वेटिक है। प्योरली क्या है, प्योरली एक्वेटिक है। तो इसीलिए ये सबसे अलग है। तो हम कहेंगे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, फिश होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच वन डज नॉट बिलोंग टू द फॉलोइंग ग्रुप। निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। हमको दिया है ईयर्स, हमको दिया है आईज, हमको दिया है टूथ, हमको दिया है चिन। तो देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन से बहुत कंफ्यूजन हो सकता है आपको। आंखों का क्या फंक्शन है भाई, तो आंखों का काम है देखने का, विजन का, तो आंखों से देखा जाता है। ईयर्स का क्या फंक्शन है, तो ईयर्स यानी कान, कानों से हम सुनते हैं। टूथ से क्या होता है, तो टूथ से हम जो है हमारे खाने को चबाने का काम करते हैं। पर चिन, तो एज सच चिन का कोई स्पेशल फंक्शन होता नहीं है। तो यही हमारा जो है जिसका कोई स्पेशल फंक्शन है नहीं, चिन सिर्फ लुक के काम आता है। यहाँ पर होता है चिन, इसे कहते हैं चिन। तो चिन तो सिर्फ लुक के काम आता है, एज सच इसका कोई फंक्शनल है नहीं। तो हम कहेंगे कि बाकी तीनों का कुछ ना कुछ फंक्शन है, पर चिन का कोई फंक्शन नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा, ऑड आंसर होगा इसमें से चिन। तो इसी के साथ ही हमने यहाँ पर एनालॉजी और साथ ही साथ क्लासिफिकेशन के भी कुछ कुछ क्वेश्चंस को एक साथ देख लिया। तो अब मिलेंगे हम हमारे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के जय हिंद, जय भारत।